अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। 2 दिन के बाद मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। सज्जाद अली का बड़ा मशहूर गाना है जी, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। ये क्या गाना है ये? वैसे तो गाना उन्होंने शायद किसी आशिक व माशूक, किसी महबूब के लिए गाया होगा, लेकिन कराची वालों पे ये गाना बड़ा सादे आता है। कराची वाले हर बारिश के बाद थोड़े से डूब जाते हैं, गाड़ियां बह रही होती है, नाले उबल पड़ते हैं, फ्लडिंग आ जाती है और पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, उनमें 5 नए दरियाओं का इजाफा होता है। एक होता है दरियाए गुलिस्तान जौहर, एक होता है दरियाए शहीद मिल्लत। जितने अंडर पास होते हैं वो सब के सब दरियाए शहबाज, ख़ैबान शहबाज भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कराची के कुछ इलाके ही ऐसे हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं। आप ज़रा पूरा अगर गाड़ी लेके निकलें आपको पता चलेगा कि कराची के कौन कौन से इलाके डूबे हुए होते हैं, जिसमें डिफेंस का शुमार भी होता है, क्लिफ्टन का शुमार भी होता है। और शफात फिर जो ये कचरा जिसके बारे में हम इतने शोज़ भी कर चुके हैं, कराची वाले परेशान भी हैं, ये कचरा जिसे तैरते हुए यूं मस्त होके तैर रहा होता है ना बारिश के पानी में, वो मंजर बयान नहीं कर सकते। वाकई जनाब। ज़रा आज तो शो में जाहिर है कराची की बारिश के हवाले से भी बात होगी, साथ ही आज 27 जुलाई है और आज की तारीख पाकिस्तान के निशान हैदर की तारीख में एक बड़ी दिलचस्प तारीख है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला निशान हैदर, पाकिस्तान का पहला शहीद आज की तारीख में आया था। हम बात कर रहे हैं जनाब राजा सरवर भट्टी शहीद की, उनके हवाले से भी आज शो में बिल्कुल। आज उनका 72वीं उनकी जो है उनकी शहादत को 72 साल हो गए। मैं इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि टॉप स्टोरीज़ क्या हैं आज के शो की। जी, और सबसे पहले हम कल की बारिश के हवाले से बात करेंगे जो कि कराची में बरसी है। और ये अगर देखा जाए तो मॉनसून की स्पेल की कोई तीसरी बारिश है, और इस तीसरी बारिश के बाद हमने देखा है कि कराची में हर जगह एक तरह से तबाही के मनाजिर ही हैं। मॉनसून के इस नए स्पेल ने पूरे शहर का बिल्कुल नक्शा पलट दिया है, और करंट लगने और के वाक़यात में भी हमने देखा हुए ऐसे, और करंट लगने और नाले में डूबने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 10 साला बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ओल्ड सिटी एरिया, PCHS, नर्सरी, नागंग चुरंगी, लियारी, गुलिस्तान जौहर के बाज़ इलाकों में तो ये आलम था कि सड़कों पर गाड़ियां तैरती दिखाई दी। शार फैसल, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, सदर, नॉर्थ नाजाबाद, जहांगीराबाद और कामरान चुरंगी समेत कई इलाकों में कचरे से भरे नदी नाले उबल पड़े और देखते ही देखते ये इलाके जौहड़ बन गए। कोरंगी की कई सड़कें भी कई फुट पानी में डूब गईं और बारिश से भरा गुजर नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद FC एरिया के इतराफ़ के आबादी के कई मकानात ज़ेर आब आ गए। अब बाबा कौम की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन, वो भी पानी में डूब गया जनाब, और उसको भी वहाँ पे भी कल बाद में पंपिंग का काम होता रहा। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि एक तरफ ये मामला हो रहा था, रेंजर्स के जवान जो थे वो सड़कों पर मौजूद थे, लोगों को खुद धक्के दे के जो है ना वो गाड़ियों को निकाल रहे थे और मुसलसल ये काम। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे थे सईद गनी साहब जो है वीडियोस अपलोड कर रहे थे कि सारा कराची नहीं डूबा हुआ, ये इलाके अभी तक महफूज हैं, और वो खुश्क इलाके जहां पानी नहीं पहुंचा था वो उन इलाकों की वीडियोस अपलोड कर रहे थे। तो लोगों को एक तरह से पता तो चल रहा था कि कौन से इलाके नहीं डूबे, लेकिन जिन लोगों के इलाके डूबे हुए थे उनके जख्मों पे नमक भी छिड़का जा रहा है। बिल्कुल शफात। और अगर कल देखा जाए तो कल वज़ीर तालीम सिंह सईद गनी ने शारा कायदीन, शारा फैसल, स्टेडियम रोड, शहीद मिल्लत रोड, अंडरपास डालमिया और गिजरी अंडरपास, KPT अंडरपास और मंगूपी रोड के तक की जो वीडियोस हैं वो शेयर की और कहा कि यहाँ पानी नहीं था। जैसे सड़क पर बारिश का पानी नज़र आया, वीडियो भी साथ ही बंद। अच्छा, साथ में शफात डिफरेंट एरियाज़ में जो बारिश हुई है वो डिफरेंट तरीके से हुई है। कहीं बारिश हुई है बिल्कुल बूंदाबांदी हुई है, लेकिन कहीं नासाबाद वाले इलाके, इन इलाकों में बारिश बहुत तेज़ बरसी है, बहुत ज़ोर की बारिश हुई है। और बाकी इलाकों में मतलब एग्जैक्टली ख़ास तौर पे जो सखी हसन का इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया था, ये जैसे हम अपनी तस्वीर में दिखा भी रहे हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का कहना था कि 90% इलाका क्लियर है, वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ कराची का, और सिर्फ 10% इलाका डूबा हुआ है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दें। इनको तकालीफ है, आप सबके तवस्सुत से मैं उनसे माजरत खा हूँ, लेकिन आप देख लें जितनी बड़ी शाराएँ हैं मोटरेबल हैं, और अगर कहीं पे पानी है भी तो 1-2 घंटे के बाद वो निकल रहा है। 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। कई
तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। हालिया तस्वीर में कहीं ज़रूर इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मोस्टली सारा एरिया बेहतर है। दूसरी जानिब कराची के मेयर वसीम अख्तर अपनी वही पुरानी शिकायत करते हुए नजर आए कि हमारे पास इख्तियारात होते तो शहर का ये हाल ना होता। उनका क्या कहना था, ये भी आपको सुनवाते हैं। में इस शहर का ये हाल होता है क्योंकि मैनेज प्रॉपर किया नहीं इस शहर को। नालों की सफाई की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट ने ले ली है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे सीरियसली बैठे, इस मसले को हल करे। घरों में पानी अंदर है, लोग गटर के पानी में बच्चे बैठे हुए हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी ट्वीट की है और अपने ट्वीट में कहा है कि एक तरफ शहर डूबता रहा, दूसरी तरफ सिंध के वज़रा आसिफ ज़रदारी की सालगिरह का केक काटते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार लाने वालों से इंतकाम ले रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जनाब अली ज़ैदी साहब। अली ज़ैदी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, बल्कि अली ज़ैदी साहब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। पहले हम जरा अपने नुमाइंदे अफजल खान के पास चलते हैं। बिल्कुल शफात, ताज़ा तरीन शहर की सूरत हाल क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, ये बताएगा कि अभी आप कराची के कौन से इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे सूरत हाल क्या है और बाकी कराची कल की बारिश के बाद क्या मंजर पेश कर रहा है? जी देखिए, मानसून के तीसरे स्पेल की पहली मूसलाधार बारिश के बाद कराची ज़ेर आब आ गया था। बेशतर अहम सड़कें और शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही थी और गुज़िश्ता रोज़ लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आज दूसरा रोज़ है। अब सूरत हाल ये है कि कराची में बाज़ मज़ाफ़ाती इलाके और उसके अलावा जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। जैसे कि मैं इस वक्त तिब्बत सेंटर पर मौजूद हूँ। एम ए जिना रोड पर तिब्बत सेंटर का यह मुकाम है जहाँ पर सड़क पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जिस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है वहाँ पर पहुँचकर मुश्किलात का शिकार हो जाता है, ट्रैफिक दबाव का शिकार हो जाता है। सड़क पर मुसलसल यहाँ पर पानी जमा है। गो के गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह पानी की सतह बहुत बुलंद थी वैसी सूरत हाल नहीं है, पानी की सतह कम है। लेकिन अब भी कराची के बेशतर इलाकों के अंदर सड़कों या मोहल्लों में पानी जमा है, जैसे कि लाइन्स एरिया, जट लाइन, खारादर के इलाके, गोरा कब्रिस्तान के करीब, उसके अलावा मज़ाफ़ाती इलाके, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन या मलीर के कुछ इलाकों के अंदर अब भी बरसाती पानी जमा है। कौन-कौन से इलाके जहाँ पर अभी तक लोड शेडिंग हो रही है? जी देखिए, लोड शेडिंग गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश हुई थी तो उसके बाद तकरीबन पूरे कराची के अंदर बिजली चली गई थी और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन मरहलेवार बिजली बहाल होना शुरू हुई। लेकिन इस वक्त भी कराची के बेशतर इलाकों के अंदर बिजली गायब है, जैसे कि शाह फैसल कॉलोनी के इलाके से इतलात आ रही हैं, मलीर कोकरा पार्क के इलाके के अंदर से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर बिजली नहीं है, लियारी के अंदर बिजली नहीं है, उसके अलावा कोरंगी के बाज़ इलाकों के अंदर बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बाज़ मुकामात पर इलाकाई फॉल्ट्स भी हैं, लेकिन उन्हें भी फौरी तौर पर दूर करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी थी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो इलाकाई फॉल्ट्स हैं उन्हें फौरी तौर पे के इलेक्ट्रिक को इस मामले में चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि अभी तक की जो सूरत हाल ये बता रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो इलाके डूबे थे वो पानी तो उनमें आया ही था, साथ में बिजली भी उनमें कम से कम पिछले 24 घंटे से नहीं है। तो कुछ बात, जैसे कल डिस्को बेकरी के बाहर भी जो बिजली की तारें गिरने की वजह से वहाँ पे जो तारें जल गई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक अमला तो नहीं पहुँचा। तो फिर वहाँ के जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ की जो आग जो लगी हुई थी वो बुझाई। और आपको सोचिए कि कितना रिस्की था ये कि खुदा न खास्ता पानी इतना जो वहाँ पर मौजूद था और करंट की वजह से लोगों को, जैसे 3-4 कल भी केसेस सामने आए हैं, तो कहीं उनको भी करंट ना लग जाता। तो ये काफ़ी खौफनाक सूरत हाल थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब हमें वक्त देने के लिए। अली साहब, ये बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल कराची की आपके सामने है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं और घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। कल कुछ ऐसे इलाकों की भी फुटेजेस सामने आई जहां पे पानी का लेवल 9 फुट बुलंद हो गया था, गलियां गायब हो गई थी, गटर के पानी, सीवेज और स्टॉर्म वाटर जो है वो मिक्स हो गया था। ऐसे ही सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं इसको, क्या सोल्यूशन है कराची के पास? देखें, मैंने पिछले कोई महीना डेढ़ पहले सोशल मीडिया के ऊपर
ट्वीट्स करके वार्न किया था और आपके टीवी चैनल से भी चला था कि ये कराची के जो स्टॉर्म ड्रेन है ना वो क्लॉग्ड हैं, और जब स्टॉर्म ड्रेन्स कराची के क्लॉग्ड हैं तो जब बारिश होगी तो पानी बहेगा नहीं, जब बहेगा नहीं क्योंकि वो कचरे से भरे हुए हैं, जब नहीं बहेगा तो वो यही होगा जो आज आप देख रहे हैं। आपको अगर याद हो और आप इसकी गवाही भी दें कि पिछले साल 7 दिन बारिश हुई थी और पिछले साल कहीं भी पानी नहीं खड़ा हुआ। उसकी सिर्फ बेसिक वजह ये थी कि हमने स्टॉर्म ड्रेन FWO के साथ मिलके हमने जो कराची के स्टॉर्म ड्रेन्स थे उनमें से कचरा निकाल दिया था, जिसके ऊपर ही बड़ी उस वक्त भी भाग दौड़ ये पीपल्स पार्टी वाले काफी कर रहे थे, बल्कि मैंने इनके साथ अपने मिला लिया था इनको। इफ यू रिमेम्बर, नासिर शाह और मेयर साहब सबको साथ मिला के मैं काम करा था। सिर्फ मैं ये बताना चाहता था, एग्जाम्पल ही देना चाहता था कि देखिए ये कराची साफ हो सकता है, इससे बच सकता है। अफसोस की बात यह है कि इस साल उन्होंने वो काम नहीं किया। दे डिड नॉट क्लीन द स्टॉर्म ड्रेन्स, और मैं वार्न करता गया, पिछले हफ्ते भी वार्न किया, बारिश के बाद कॉन्स्टेंटली वार्न करता जा रहा हूँ कि जनाब जब तक आप स्टॉर्म ड्रेन्स में से कचरा नहीं निकालेंगे बारिश का पानी वहाँ जमा हो जाएगा और रोडों पे आ जाएगा। और वही हुआ। मैं बड़ा अफसोस होता है, हम करने निकलते हैं तो हमें ये 18वीं तरमीम का ताना देते हैं, खुद करते कोई नहीं है। मुझे तो अब ये सीरियसली, मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो अब ये सीरियसली एक चीज लग रही है, वो क्या लग रही है, वो ये लग रही है कि कराची के साथ ये जानबूझ के बदला ले रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कराची की सारी जानबूझ के बदला ले रहे हैं। अच्छा, जैदी साहब ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये दावा करी है कि 90% कराची के जो इलाके हैं वहाँ से पानी निकाल लिया गया है, और फिर वो सोशल मीडिया पे भी जो वीडियोस भी हैं वो भी अपलोड करें। आपको लगता है कि ये बेहतर तरीका था कि वैसे इलाकों की तस्वीरें ट्वीट की जाती, या फिर उन इलाकों में जाके जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आया है वहाँ पर जाके लोगों की मदद की जाती, उनके लिए लोगों के लिए कुछ किया जाता? मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में जो पोस्ट हो रहा है, तो मैंने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया, और मैंने भी दिखाया है कि कितनी सफाई है और कितनी सफाई नहीं है और कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ है, तो दुनिया को नजर आ रहा है। अब इनके झूठ बोलने से रोड के ऊपर से पानी चला तो नहीं जाएगा ना, झूठ बोलने से नहीं चला जाएगा। झूठ बोलते रहे, बोल रहे हैं झूठ, ये कॉन्स्टेंटली झूठ सालों साल से बोलते आए, इनका तो काम ही ये रहा है। तो अब ये दिस इज बहुत खतरनाक सिचुएशन है। या 3 घंटे बारिश हुई और अगर स्पेल बारिश के और आएंगे ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जी ये आप इसके लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करें कि कराची को किस तरह हैंडल करें, क्योंकि ये कराची अगर नहीं चलेगा, कराची के हाल यही रहेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं है माजरत कराची की रिवाइवल के बगैर। और जो पीपल्स पार्टी है ये तो बदला ले रही है कराची से, कंफर्म बदला, लगता है बदला ले रही है कि इनको कोई कराची से वोट नहीं ले रही, भी हार गई है तो बदला ले रहा है कि जी मरो कराची वालों तुम। अच्छा, ये बताइएगा कि वसीम अख्तर साहब जो हैं वो तो ये कह रहे हैं, मुसलसल पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात दो। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी हमारे इदारे के पास जो जिसके लिए इतना बड़ा इलेक्शन होता है, इतनी बड़ी कैंपेनिंग होती है, वोटिंग के बाद एक मेयर इलेक्ट हो के अपने मनसब पे आता है, उस मेयर के पास गटर के ढक्कन बदलने तक का इख्तियार नहीं है। ये क्या मामला है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, एक इमीडिएट सोल्यूशन है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जो इमीडिएट सोल्यूशन है, जो इमीडिएट करना चाहिए कि वॉर फुटिंग पे, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, FWO को इन्वॉल्व किया और FWO को इन्वॉल्व करके हमने सारे कराची के नाले साफ करवा दिए और बड़ा जबरदस्त FWO ने काम किया था, जिसकी वजह से पानी बारिश का नहीं रुका। अब ये तो उसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि इमीडिएटली कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि और मैं जीरो एक्सपेक्टेशन है मेरी फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट। तो ये कुछ बोलो तो भी 18वीं तरमीम याद दिला देते हैं, काम इन्होंने करना नहीं है। एनीवेज कल करेंगे बात PM साहब से और देखेंगे। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कराची जैसे शहर का है ही कि इसको मेट्रोपोलिस डिक्लेयर किया जाए, इंडिपेंडेंट इसकी लोकल बॉडीज हों, हर चीज तो जी इनके हाथ में है। माने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो किसके पास है? डायरेक्टली CM साहब के पास। तो अगर इस तरह करके चलाना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये चल ही नहीं सकता।
डिवॉल्व करते हैं दुनिया में पावर, प्रॉपर लोकल बॉडी सिस्टम इज यही एक सोल्यूशन है कराची का। प्रॉपर एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम जो अपने इकट्ठे करे पैसे खुद, कलेक्ट करे खुद और खर्च करे खुद। आप वो नहीं करेंगे, कराची का कोई हाल नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। अली हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह कल ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात भी करेंगे कि भाई क्या किया जाए, कराची के लोगों की जो मुश्किलात हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। और शफात, कल जब कराची में बारिश हुई है तो बारिश के बाद आपको पता है कि यहाँ तो जोक्स बनने लगे, मीम्स बनने लगी हैं बारिश के बाद, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो तकरीबन के इलेक्ट्रिक के 600 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए और निस से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा जो कराची था कल वो बारिश की वजह से मतलब वो बिजली में की ये कराची की बारिश के फेज़ होते हैं ना। जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो लोग बादलों की तस्वीरें ट्वीट करते हैं, फिर उसके आधे घंटे बाद लोग कहते हैं जी इंजॉइंग इन रेन। फिर उसके बाद जो है लोग बारिश में नहाने के बाद जब पानी खड़ा होता है तो फिर पानी की तस्वीरें ट्वीट करते हैं और अगले दिन जो है वो मतलब ये वाला सीन हो रहा होता है जो हम कर रहे हैं कि जनाब कराची को बदलो, निज़ाम को बदलो, नालों की सफाई वगैरह। ये फेज होते हैं, 4 स्टेजेस हैं। ये बिल्कुल जिस तरह होता है ना, लाइफ साइकिल बनाते थे तितली का, के अंडे से बनता है, तितली बनती है और उसके बाद तो जनाब ये जो कराची की बारिश हुई है इसने जो पहला काम किया वो जनाब लोड शेडिंग का किया। और लोड शेडिंग के बावजूद ये ज़रूर हुआ कि जो लोग जो बेचारे बारिश में मतलब बोर हो रहे थे वो कम से कम बाहर निकल आए, उन्होंने थोड़ा बहुत बारिश में नहा के अपना थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। बिल्कुल एंजॉय किया। फिर आपको पता है मतलब कराची वाले भी खाने पीने के शौकीन हैं तो जब बाहर निकले फिर समोसे भी खाए, चटनियाँ भी खाएँ, जो कुछ उनको जो मिला लोगों ने फिर वो भी खाए। तो ये हमने आपको लोड शेडिंग का बताया और साथ में बताया कि लोगों ने एंजॉय भी किया। सो कैसे लोगों ने एंजॉय किया आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो जनाब ये तो हमने आपको बता दी कि बारिश की बात क्या होती है। अब मदिया आगे चलते हैं। बिल्कुल शफात, आगे चलते हैं और अब मैं ऐसे तूफ़ान के हवाले से बात करने जा रही हूँ शफात कि जिसके मतलब ये तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इस तूफ़ान ने मचा दी है तबाही। हर बंदा ख़ास हो या आम हो वो उस तूफ़ान की जकड़ में आ गया हुआ है और ये तूफ़ान है जनाब मुल्क में महंगाई का तूफ़ान जो कि बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आटा, चीनी, दालें, दूध, हर वो चीज़ जो कि ज़रूरी है कि आपके घर में मौजूद हो, अशिया खुरनोश की वो तमाम सा चीज़ें। मैं लग्जरी आइटम्स की बात नहीं करी, मैं मटन, चिकन इन सब की बात नहीं करी, मैं बात करी सब्जियों की, मैं बात करी हूँ दालों की। वो चीज़ें जो कि लोग कहा कहते थे कि जी मजदूर आदमी क्या खाएगा, सब्जी खाएगा, दाल खाएगा, लेकिन अब ये चीज़ें भी, इनका शुमार भी लग्जरी में होने लग गया है क्योंकि इनकी ये गरीब की पहुंच से हो चुके हैं बिल्कुल दूर। और महंगाई की शरह में अगर शफात हम एक हफ्ते में देखें तो एक हफ्ते के दौरान 0.1% इजाफा हुआ है। ये सिर्फ एक हफ्ते में हुआ है। एक हफ्ते में इजाफा हुआ है जनाब। बड़े शहरों में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम का एक मसनूई बहरान पैदा किया है और दुकानदारों ने फ़ी किलो आटे की कीमत में 15 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है। पाकपतन में चीनी 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। कोयटा में फ़ी किलो चीनी 95 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। 20 किलो आटे के थैले पर 34 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। आलू 64 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। ये तकरीबन एग्जैक्ट डबल हो गया है उस कीमत का जिस पे वो आज से एक हफ्ता पहले था। प्याज की कीमत 4 रुपये फ़ी किलो बढ़ चुकी है। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च 16 रुपये महंगी हो चुकी है। एक हफ्ते में दही फ़ी किलो 2 रुपये महंगा हुआ है। दूध, छोटा गोश्त और चावल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और शफात अफसोस की बात यह है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल हो गए। मैं नए पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, अवाम की मुश्किलात के हवाले से बात की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बेरोज़गारी बढ़ी है, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है। लोगों को क्योंकि रोज़गार के मौके ना होने की वजह से दफ्तरों से भी लॉकडाउन की वजह से लोगों को फायर भी किया गया है, सैलरी कट्स भी लगे हैं। और उन तमाम सूरत हाल में शफात जब ये महंगाई का जो जिन बेकाबू हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि मुल्क में लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं क्योंकि लोग अपनी गुर्बत से परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना घर, अपना किचन कैसे चलाएं जब घर वापस आएँ, क्योंकि आप नहीं देख सकते आपके घर में बच्चे जो हैं आप उनको दाल भी अब नहीं लेके दे सकते। तो ये तो महंगाई का आलम है यहाँ पर। जो लोग कुछ अर्सा पहले तक खुशहाल थे वो अब मुतवसत तबके में चले गए और जो मुतवसत में थे वो अब गुर्बत की लकीर पर पहुँच गए हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कौकब इकबाल साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताइएगा ये जिस तरह से एक हफ्ते के दौरान कीमतों की अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या देखते हैं आपको, कैसे काम कर रहा है ये प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म?
हुकूमत और ना कोई सूबाई हुकूमत कोई इसमें दिलचस्पी लेती हुई नजर ही नहीं आती। हालांकि इनके पास वो पावर्स हैं, जैसे कमिश्नर कराची अगर चाहें तो कोई, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो उसमें कोई दुकानदार शटर नहीं उठा सकता था। और अभी मैं उनको कई दफा कह चुका हूं कि जनाब दूध की कीमत बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, फलों की कीमत बढ़ रही है और गोश्त की कीमत बढ़ रही है मुसलसल। दही यानी कौन सा ऑयल, सब चीजों में इजाफा हो रहा है और उसके बावजूद एक्शन नहीं लेते। एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उसकी वजूहत होती हैं, क्या वजूहत हैं कि क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप ये देखिए कि अब ये कुव्वत खरीद जो है लोगों की कम होती जा रही है, बेरोजगारी जैसे आपने बताया कि बढ़ चुकी है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की उसमें इजाफा होता जा रहा है। और उसके बाद जो मुतवस्सित तबका था वो भी अब गुर्बत की बिल्कुल। लकीर और कौकब साहब, ये तक जो आ सूरत चुके हाल हैं। है ना, ये अब कंट्रोल में आ ही नहीं रही। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब कम होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ाएगी चीज़ें फिर से मज़ीद महंगी होगी। जब हमारी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी दूध की प्राइस के हवाले से कि दूध की प्राइसेस जो बढ़ती जा रही है, तो आपने जैसे एक मशवरा दिया था कि अभी जो लोग हैं वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि खुला दूध अभी नहीं लेंगे तो आप ये एक तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर उसकी प्राइसेस कम आएंगी। लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब किस चीज़ पे हम एहतजाज करें? हमारा आटा महंगा, हमारी चीनी महंगी, हम ना रोटी खा सकते हैं ना चीनी खा सकते हैं, चाय की पत्ती महंगी है, चावल महंगा है, तो हम कैसे एहतजाज करें? तो सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि किस किस चीज का जो है बाइकाट करने की अपील कर रहे हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि हम जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनके जो इतनी महंगाई बढ़ रही है कि मैंने वफाकी सतह पर भी कहा, और हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब का बयान आता है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी बयान आता है कि जनाब हम क्रैक डाउन कर देंगे। अरे क्रैक डाउन करने का आप हौसला तो रखें, क्रैक डाउन कब करेंगे? ये जो मुनाफा हो रहा है, जब मुनाफा खोरी चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पोजीशन है कि महंगाई अपनी उरूज पे पहुंच चुकी है, यानी आप ये अंदाजा करें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 11.12 पे पहुंच चुका है। और पिछले साल ये जो था 19 में ये मैं आज बात कर रहा हूँ कि 6.5 पे 75 पे था। तो ये देखिए, और जो बेहतरीन यानी रेट अगर आया है हमारे पास तो 2016 में था। यानी 2016 में जो है महंगाई मतलब इतनी नहीं थी जितनी, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। 17 में फिर ज्यादा हुई, फिर उसके बाद 18 में ज्यादा हुई, और 19 में जब वो पहुंची है तो हम चीख पड़े। कौकब साहब, जो है मैं वो यहाँ पे लोगों एक की चीख है चीज़ क्या? आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि अभी शादी हॉल बंद है, अभी इवेंट्स नहीं हो रहे, अभी कोई गैदरिंग्स नहीं हो रही। ये वो जगह है जहाँ पे चिकन बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, जहाँ पे चावल कंज्यूम होता है, जहाँ पे कुकिंग ऑयल कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। एक बहुत बड़ा चंक जो है हमारी कंजम्पशन का, वो ये बैंक्वेट हॉल्स जो हैं ये कैटर करते हैं। अगर ये सारे बंद हैं तो ये हाल है महंगाई का। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक्वेट हॉल से खुलने के बाद एक और बहाना बना दिया जाए कि जी चूंकि बैंक्वेट खुल गए, डिमांड बढ़ गई है, इसलिए चिकन की कीमत में 200 रुपये इजाफा हो गया? देखिए, ये तो मुनाफाखोर है ना, इनको बहाने चाहिए। जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो उन्होंने कोई चीज में कमी नहीं की। जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसकी कीमत उसको बताते हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, और उनको बहाने चाहिए। मगर इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको लगाम देने के लिए हुकूमतें होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे कमिश्नर्स होते हैं, पूरी पाकिस्तान में जो कमिश्नर है, कमिश्नर निज़ाम है, वो क्यों नहीं काम करता? वो क्यों सोया पड़ा हुआ है? वो क्यों एक्शन नहीं लेता? यही मैं मिसाल दे रहा था कि ये जो है लॉकडाउन में तो एक शटर नहीं उठाने देते, और उसके बाद जब हम इनसे बात करते हैं कि भाई दूध के लिए बिल्कुल जनाब, बयान आता है, मुनाफाखोर आपने सिर्फ भी बहाना पढ़ा कि ढूंढते कराची हैं। में- बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से तफसील करने का। और बिल्कुल जिन्होंने सही बात की कि अगर कमिश्नर कराची के हुक्म पर एक शटर नहीं उठ सकता तो ये कैसे मुमकिन है कि लोग महंगी चीज़ें बेचते हैं और फिर हम कमिश्नर साहब से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आप बाइकआउट कर और दें। शिफात, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कराची, पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। चीनी महंगी होगी हुई है, चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन लेना था। क्या एक्शन होता है जनाब? क्या नोटिस लेते? चीनी महंगी होगी। आटे के खिलाफ भी एक्शन लेना था, खैर वो भी हमने देखा, आटा भी बिल्कुल ना काफी महंगा होता जा रहा है। लेकिन अब पंजाब, उन्होंने चीनी सस्ती नहीं की, उल्टा गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे दी है। यानी वो लोग जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं
ان کو مزید پیسے مل رہے ہیں کہ جی یہ لیں آپ کی خدمت میں ہم یہ پیسے پیش کرتے ہیں اب آپ یہی تو، سستا بیچیں. مطلب جیسے انہوں نے بات کی نا ابھی کوکب صاحب نے بات کی تھی کہ جی کہ کیسے کریک ڈاؤن کریں گے، اور کریک ڈاؤن کرنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر ابھی بھی جو مافیاز ہے وہ سٹرونگ ہوتی گئی اور عوام جو ہے وہ مزید ویک ہوتی گئی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا عوام کے لیے سسٹین کرنا. کیونکہ شفاعت اب جو احتجاج اور بوائیکاٹ کا طریقہ میرے خیال سے ہمارے پاس رہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام لوگ بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں کیونکہ سب چیزیں تو دسترے سے باہر ہو گئی ہیں. خیر جی، ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ آٹے چینی کی قیمتوں میں اضافے اور ذخیرہ اندوزی کا نوٹس لیتے ہوئے اب پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ انتظامی افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس قیمتوں کی مانیٹرنگ کریں. افسران کاغذی کارروائی چھوڑ کر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات درج کریں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے مطابق عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، پرائس کنٹرول میکانزم پہ عمل درآمد میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، یہ کہنا تھا سردار عثمان بزدار صاحب کا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت جناب مسرت چیمہ صاحبہ، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی ہمیں مسرت صاحبہ وقت دینے کے لیے. مسرت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ جی اجازت نہیں دی جائے گی، سختی سے نمٹا جائے گا ذخیرہ اندوزوں کو. ذخیرہ اندوز کچھ زیادہ سن نہیں رہے یہ بات، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بیسکلی دیکھیں ہم لوگ بارہا یہ اپنے ساری جتنی بھی ہماری میڈیا پہ ہماری ٹاکس ہوتی ہیں اس میں ہم اس چیز کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ یہاں پہ مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور ان مافیا کی انفارچونیٹلی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پشت پناہی بھی اب واضح ہو گئی ہے کہ اس میں کون لوگ ان کے ساتھ ملوث ہیں. بیسکلی میں عرض کروں کہ یہ جنگ ہے بقا کی. ظاہر ہے ہماری اپوزیشن، کون لوگ ملوث ہیں مافیا کے پشت پناہی میں؟ اپوزیشن جی بالکل اپوزیشن، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بیسکلی دے وانٹ مسرت صاحبہ اپوزیشن کے پاس حکومتی اختیارات تو نہیں ہوتے، یہ معذرت کے ساتھ اپوزیشن کے پاس حکومتی اختیارات تو نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس پولیس ہوتی ہے، نہ ان کے پاس ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس بیوروکریسی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے چلائی جاتی ہیں ساری تو آپ کے پاس ہیں. دیکھیں میں عرض کروں، آپ مجھے تھوڑا موقع دیں جی تو پلیز میں کنٹینیو ایکسپلین کر دوں گی. جی جی پلیز ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ عوام کو اتنا تنگ کیا جائے، عوام اور لوگوں میں انریسٹ کریٹ کی جائے. اور دیکھیں یاد رکھیں کہ جب بھی کرپشن، ذخیرہ اندوزی اور ان مافیا جو کارٹیلز کی بات ہوتی ہے تو یہ اپنی جتنے بھی جو بینیفٹس ہیں اس میں یہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. اور کوئی ایک ایسی گورنمنٹ جو کہتی ہے ہم ٹرانسپیرنسی بھی لائیں گے، ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے، ہم ہورڈنگ بھی نہیں کرنے دیں گے، ہم تو خیر اس پہ اب قانون بھی لے کے آ گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو قانون سے مبرہ نہیں سمجھ سکتے، اسی وجہ سے یہ اس کی پکڑ میں آ بھی رہے اور آئیں گے بھی. اب اس میں جو پرابلم یہ ہے کہ ایک اگر یا تو یہ گورنمنٹ جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، مافیاز کا خاتمہ کرنا ہے اور ہم عوام کو میکسیمم ریلیف دیں گے. بہت اچھی بات ہے جی آپ نے ریلیف دینے کی بات کی، لیکن آپ نے کہا کہ جی اپوزیشن کے لیے آپ نے قانون سازی کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جی ہم یہ جو اپوزیشن ہے یہ ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے. لیکن پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے. آٹا جو ہے وہ مہنگا مل سے خرید کے عوام کو سستا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. چینی مل سے مہنگی خریدی جا رہی ہے. چینی کا سب سے بڑا کریٹر مینوفیکچرر کون ہے اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، لیکن مل سے مہنگی خرید کے یوٹیلیٹی اسٹور کو سستی دی جا رہی ہے. تو یہ تو کچھ الٹا ہو رہا ہے، منافع خوروں کو، ذخیرہ اندوزوں کو الٹا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ دیکھیں نہیں، آپ نے ایک تو میرا جو آنسر تھا پلیز مجھے اس کو کلیریفائی کرنے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپوزیشن بیسیکلی ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتی ہے. میں جو کہنا چاہ رہی ہوں مثلا میں آپ کو ابھی یہ ثابت کرتی ہوں. دیکھیں یا تو اس ملک میں مافیا بچے گا یا ہم بچیں گے، یہ تو میں کلیئر ہے، یا یہ بقا کی جنگ ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ادارے انشاءاللہ تعالی جو اس میں جو ان کے لوگ ہیں وہ سسٹم میں سہولت کار کے طور پر موجود ہیں کیونکہ وہ ایکولی بینیفیشری تھے کرپشن کے. اسی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ بیوروکریسی میں چینجز آئی، اسی وجہ سے ایڈمنسٹریشن میں اتنی زیادہ چینجز آئیں. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ انشاءاللہ تعالی جیت حق اور سچ کی ہوگی. یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ دیکھیں پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کی بھی گورنمنٹ کو 2 سال ہو چکے ہیں. آپ نے بولا کہ اس جنگ میں یا تو مافیا بچے گا یا تو ملک بچے گا، لیکن اس میں مر عوام گئی ہے. اتنی مہنگائی ہے. ابھی آپ نے وہ اپوزیشن کی بات کی تو مجھے بتائیے گا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں وہ اتنی ٹوتھلیس ہے کہ وہ ابھی تو کوئی ایکشن نہیں لے پائی کیونکہ لوگ ابھی بھی پریشان ہیں. اور یہ کب تک جو تمام تر صورتحال ہے میڈم یہ کنٹرول میں آئے گی؟
अब मदीहा, एक तो मैं ये बात बता दूं कि बिल्कुल भी टूथलेस नहीं है। अगर आप पंजाब को कंपेयर करें, बाकी जैसे लेट सपोज हम पंजाब और सिंध दो बड़े सूबे, अगर आप इनका कंपैरिजन करो तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सिचुएशन बहुत बेहतर है। लेकिन ये मैं ठीक आपकी बात से इसलिए एग्री करूंगी कि जो सिचुएशन जिस पे हम लेके जाना चाहते हैं उसमें अभी हमें थोड़ी प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन अब हम इन अनासिर से सख्ती से इसलिए निबट सकते हैं कि हमारे पास हमने लेजिस्लेशन कर ली, हम एक जो लेजिस्लेशन हो गई है और इंशाल्लाह इन अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए। ख़वातीन बात हज़रात, मेरे ख्याल से चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हो, हमारी खुद ये दुआ है कि एक्शन लिया जाए ताकि जो अवाम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब हम आपके साथ थोड़ी अच्छी खबर भी शेयर करते हैं, वो ये कि कोरोना जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसकी पीक आएगी जुलाई और अगस्त में, देखिए ख्याल हमने रखना है और हमने ख्याल रखा ही है, जिसकी वजह से अब मुल्क में जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो गई है। मेरे ख्याल में आवाम ने पता नहीं ख्याल रखा है नहीं रखा, लेकिन कोरोना ने कम से कम हमारा ख्याल रखा है। थोड़ा सा हाथ होला है कोरोना का पाकिस्तान पे। तो जनाब 5700 अमवात अब तक हो चुकी हैं कोरोना में, लेकिन इसके बरक्स जो है 2,19,000 से ज़ायद मुतासर अफराद जो हैं वो सेहतियाब भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक 103 साला पाकिस्तानी बुजुर्ग भी शामिल है। चित्राल के रिहायशी हैं जनाब अजीज़ अब्दुल अलीम साहब, और जुलाई के आगाज़ में ये कोरोना से मुतासर हुए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो रिकवर कर गए हैं और उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। बिल्कुल जी, और डॉक्टर्स इनके बारे में कहते हैं कि वो दुनिया में इस मोहलिक मर्ज को हरा कर जिंदगी के जानिब लौटने वाले चंद तवील उम्र अफराद में से एक हैं। ताहम माहिरीन ने साथ में खबरदार भी किया कि भाई ईद के दिनों में अगर आप लोगों ने ज़्यादा एहतियात ना बरती, बाहर निकले, बकरे को बाहर आप और अपनी गाय भैंसों को बाहर लेके कैट वॉक कराई और साथ में मेल जो रखा, ईद मिलन पार्टीज़ रखी, टिक्का पार्टीज़ रखी, तो ये कोरोना वायरस दोबारा भी फैल सकता है। खैर, क्योंकि हमने बात की अजीज़ अब्दुल अलीम साहब की, तो इसी वाले से बात करेंगे। उनके बेटे सोहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी आपको मुबारकबाद कि आपके वालिद साहब माशाल्लाह से रिकवर कर गए हुए हैं और अब माशाल्लाह से वो उनका नाम और वो उस फहरिस्त में भी आ गए जो कि दुनिया के तवील उम्र अफराद में से वो हैं जो इन्होंने कोरोना से फाइट किया। उनकी हालत अभी कैसी, सबसे पहले ये बताइएगा। जी शुक्रिया आपका। माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से अबू सेहतयाब हो गए हैं, अभी बहुत ठीक ठाक है, अल्लाह ताला की करम से बिल्कुल ठीक ठाक है सर। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है। तो पूरे कोविड के दौरान तबीयत कैसी रही उनकी? शुरू में जब उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया था तो हम काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब हमने इसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में दाखिल कराया तो उसमें कोई खास वो परेशानी नहीं, लेकिन हम ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अच्छा, वो जी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। सिर्फ उसके ये कि आइसोलेशन में रहने के उसके वो कह रहा था कि भाई मेरा ये मुझे पसंद नहीं है आइसोलेशन में रहना, मैं खुली फिजा में रहना चाहता हूँ, बस ये कुछ थोड़ी बाकी कोई नहीं हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह सोहेल साहब, हम तो अब्बू की तस्वीरें भी अपनी टेलीविजन पे दिखा रहे हैं और अब्बू इतने क्यूट भी लग रहे हैं, सनग्लासेस लगाए हुए, और आपकी बातों से हमें आइडिया हो गया कि अब्बू में विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो अब्बू ने खुद भी अपना कैसे ख्याल रखा और अब्बू अब कोरोना से रिकवर होने के बाद अपना कैसा ख्याल रख रहे हैं? अभी कहता है कि हर एक को कहता है कि मास्क पहनो, SOPs का ख्याल रखो, ये बहुत मुज़िम से, बहुत खतरनाक मना से ये फैलता है, ये वो इस तरह वो लोगों को मशवरा देता है। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। अच्छा सोहेल साहब, एक मैं बात और पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कोरोना की वजह से, तो आपके तो माशाल्लाह से अब्बू से रिकवर भी किया और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब्बू की खुराक के हवाले से बताएगा कि अब्बू पहले भी खुराक को अपनी कैसे रखते थे, कोरोना से पहले अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते थे? माशाल्लाह से विल पावर थी तो फाइट किया ना उन्होंने। खुराक का ये है कि खुराक कोई भी खाता है, कोई परहेज वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई होता था, अभी वो भी बराबर हो गया है, वो भी स्टेबल है। और कोविड के दौरान भी वो खाना वो खूब खा रहा था, बस सिर्फ आइसोलेशन की वजह से थोड़ा वो गिल्टी फील कर रहा था। चलिए, बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह करे और अल्लाह उनको इसी तरह हंसता गाता रखे
اور الہی آپ آمین۔ کو بھی اللہ پاک ان کی خدمت کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ محمد سہیل موجود تھے, عزیز عبدالعلیم صاحب کے ساتھ. اتنی مطلب ان کی بیٹے کو بھی سن کی ہو رہی تھی, اور ماشاءاللہ سے اس سے یہ ول پاور بتا رہے تھے کہ کوئی پرہیز نہیں کرتا تھا, جو کھانا ہوتا تھا کھاتے تھے. ساتھ میں اپنے ابو کی تصویریں بھی چلائیں, تو ہی از فائن, ہمیں بہت اچھا لگا. تو آپ لوگ بھی مطلب دیکھ لیں, اور ول پاور آپ نے ان سے لینی. خیر, ابھی آپ کو ہم ایک تازہ ترین خبر سے آگاہی کرتے چلیں کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی اور احساس پروگرام کی سربراہ ثانیہ نشہ صاحبہ کہتی ہیں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے 1,32,62,000 افراد مستفید ہو چکے ہیں, اور 160 ارب 43 کروڑ روپے سے زائد امدادی رقم اب تک تقسیم کی جا چکی ہے. آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں فیکٹری میں آگ لگ گئی, اور فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہیں. ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, اور اس وقت فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاحت کرنی ہے تو آگے بڑے زبردست مزے قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے اب ایک اہم منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. اپر دی تا لوور چترال سیاحتی اضلاع میں کیبل کار چلائی جائے گی, اور اس منصوبے کی تکمیل پر سالانہ 80 لاکھ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بھی آمد متوقع ہے. تو جناب یہ کمراٹ کیبل کار جو ہے یہ 38 منٹ کا اس کا سفر ہوگا, اور اس کا کرایہ ہونا ہے ٹوٹل کتنا, 5 روپے 5 روپے مقرر کیا 5 روپے 5 روپے اس کا کرایہ ہوگا, اور یہ 38 منٹ آپ کو لے کے جائے گی. اور یہ کیسے ممکن ہوگا, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شوکت یوسفزئی صاحب, اور ان کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ مبارک ہو, BRT کمپلیٹ ہو گئی فائنلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, BRT اپنے ٹائم پہ سے پہلے مکمل ہو گئی ہے, لیکن یہ اس اب کے یہ خلاف سنا جو کہ شوکت صاحب کے اپنے ٹائم سے پہلے مکمل ہوئی. جب ہمارا باخبر سویرا شروع ہوا تھا, 2021 آپ کو ہر شو میں لیتے تھے. مارچ اپریل جو کرتے معاہدہ کرتے ہوا تھا نا 2020 وہ آ گیا. 2021 پہ اس کو مکمل ہونا تھا. معاہدے کے تحت جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, تو وہ تو آپ اس میں خود تو حیران ہے شامل کہ تھے نا. 2020 میں کیسے مکمل ہوا. اچھا چلیں چھوڑے BRT کو چھوڑیں, یہ تو اچھی یہ بات ہے. تو جب BRT کا افتتاح ہوگا خود آئیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور اس کو کور کریں گے. اب ذرا اس کمراٹ کیبل کار کے حوالے سے بتائیں, یہ کیا لواری ٹاپ کے اوپر سے جائے گی, کیسے ہوگا؟ دیر سے چترال کنیکشن بڑا کروشل ہے وہاں کے لوکلز کے لیے بھی اور ٹورزم کے لیے بھی. سے دیکھیں, یہ اس ویژن کا حصہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ جو علاقے ٹورزم کے لحاظ سے آگے بڑھ سکتے ہیں, جہاں کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, جہاں کے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے, اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے خود یہ اپنے پاس رکھی ہوئی قلمدان اس کا ٹورزم کا, اور وہ خود اس کے نگرانی بھی کر رہے ہیں, خود اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں. جگہ جگہ جا کے جو خوبصورت علاقے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب کمراٹ ایک ایسی جگہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہاں نہ سڑک تھی نہ کچھ وہ تھا, پھر اس کا ایریل ویو جو تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا, لیکن چونکہ ایسے کوئی ذریعہ نہیں ہے, نہ کوئی یہاں ہیلی کاپٹر کا فیسلٹی ہو سکتی ہے, نہ کوئی ایسا ہے کہ اوپر سے دیکھا جا سکے. اب یہ کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی کوشش ہے کہ اس کو فنڈڈ کیا جائے اس میں, اور یہ تقریباً کوئی 14 کلومیٹر ہے, اور 2 ضلعوں کے درمیان یعنی اوپر کیبل کار کے ذریعے سے ملانا ایک 2 ضلعوں کو, لوئر دیر اور اپر دیر اور لوئر چترال کو. تو یہ تقریباً کوئی 14 کلومیٹر ہے, اور یہ دنیا کی سب سے بلند ترین اور سب سے لمبی کیبل کار ہے. انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. مجھے یہ بتائیے گا, مطلب 14 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ طے کرنا ہے, اور اس کی فیس جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ کہ 5 روپے, یہ واقعی 5 روپے ہے. ابھی آپ لوگ پلان کریں اس کو 5 روپے رکھنا ہے یا پھر اسے قیمت بڑھا دیں گے, یہ سمجھ میں نہیں آئی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو قیمت کہاں سے آ گئی, ابھی تو اس کی ڈیزائننگ ہونی ہے, انجینئرنگ ڈیزائننگ ہونی ہے اس کی. ابھی اس کی جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے, فیزیبلٹی اسٹڈی, تفصیلی جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے اس کی منظوری دی ہے, اس کی انجینئرنگ ڈیزائننگ ہوگی. اور یہ میں اس کی جو خاصیت ہے یہ کہ دونوں جو اسٹیشن ہے, دونوں اطراف کے اسٹیشنز, وہاں پہ کار پارکنگ کی سہولت دی گئی ہے. پھر بیچ کے اندر جو انٹرمیڈیٹ اسٹیشنز ہوں گے وہاں پہ ریسٹورنٹس ہوں گے,
लोग उतर के चाय पी सकेंगे। ये सारी फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि एक तो लोगों को वहाँ रोजगार भी मिले, और ये बेहतरीन रोजगार, क्यों जिस तरह आपने पहले कहा कि 80 लाख सयाह की आमद जो मुतवक्को होती है ना, इसमें लोकल और मुल्की और गैर मुल्की, तो मैं समझता है कि तो ये दुनिया के अंदर सबसे ऊंची, सबसे लंबी, और ये एक अट्रैक्शन होगी दुनिया के लिए भी, क्योंकि जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बड़े पसंद करते हैं। हमारे जो मलम जबा के अंदर जो केबल कार, अगर हम जैसे अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात भी करें तो वहाँ पर भी जहाँ पर केबल कार्स हैं, आपने एक चोटी से किसी दूसरी चोटी पे भी जाना होता है, केबल कार्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स भी होते हैं तो उन्होंने एक ट्रैक भी बनाया होता है ताकि लोग वहाँ पर वॉक भी कर सकें, अगर हाइकिंग करना चाहें तो वो भी कर सकें। तो आप लोगों ने ये भी प्रॉपर प्लान किया हुआ है कि इतना बड़ा एरिया आप लोगों के पास होगा? नहीं, एरिया ये इसलिए फिजिबल है ना ये पूरा इलाका कि वहाँ पे कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है। वहाँ कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि लोग कहेंगे जी ये हमारी ज़मीन है या फलां की ज़मीन है, या वो ऊपर चूँकि इशू है ही नहीं बिल्कुल, उसमें वो पहले से तय हो चुका है, मालूमात हो चुकी हैं कि जी यहाँ ज़मीन का कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे फिजिबल मंसूबा ये है। अब ये देखें कि अब इसकी फिजिबिलिटी स्टडी आएगी, वो देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दुनिया की जो टूरिज़म है, जो सयाहत है, वो सब यहाँ इकट्ठी होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अकेले ये नहीं कि ये कुमराट वैसे भी बहुत खूबसूरत वैली है, और ये इमरान खान ने इसको एक्सप्लोर किया था, और उसके बाद लोग जो है ना लाखों की तादाद में हर साल जाते हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। ये बड़ी सही बात है। अच्छा शौकत साहब, एक बड़ा क्रूशियल मामला है कि जो अपर दीर के लोग हैं उनमें और लोअर चित्राल वालों में कम्युनिकेशन के लिए भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये वाली चीज़ बन जाती है, डेवलप हो जाती है, तो क्या ऐसी कोई अभी सोच है कि इसको कार्गो के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए वैसे भी इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, ये तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जब फिजिबिलिटी स्टडी आएगी ना तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जैसे इन्होंने कहा ट्रैक की बात की, देखिए टूरिज़्म के हवाले से जो जो चीज़ें इसमें हेल्प करेगी वो हम करेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये दुनिया की लेटेस्ट तरीन होगी, केबल कार होगी, और दुनिया की सबसे ज़्यादा महफूज होगी, और दुनिया की सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह यानी कि सहूलत के लिहाज से ये सबसे बेहतरीन केबल कार इंशाअल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे हमारे कुमराट केबल कार के हवाले से, और ये केबल कार सर्विस दुनिया की तवील तरीन और सबसे बुलंद केबल कार सर्विस होगी। न सिर्फ ये कि ये दो ज़िलों को आपस में मिला रही है, बल्कि इसमें जो सहूलियात रखी गई हैं, जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा भी रहे हैं, ये बेस स्टेशन है वहाँ केबल कुमराट में, जहाँ पे पार्किंग प्लाजा की तामीर होगी, फिर उसके बाद कुमराट में एक झील है। एग्जैक्टली, अभी तो शफात जो उन्होंने सोचा हुआ, तो अभी अपने ग्राफिक्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। आई एम श्योर कि इसके बाद जब अब मरी नथिया गली में जो इतना रश पड़ जाता था, अब एक तरह से रश डिवाइड हो जाएगा, फिर लोग खैबर पख्तूनख्वा को ऐसे रोक करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। और अब आपको ख़वातीन और हज़रात, मेरे ख्याल में पहले हम ताज़ा तरीन खबरें बताएं या पहले हम आपको लेके जाएं होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि शफात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाना है, इसलिए हम आपको जल्दी से बता रहे हैं कि टॉप स्टोरीज क्या हैं। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, इसके साथ साथ कराची अकेला नहीं है। कराची इस पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर, और इसकी कोई भी दाद रसी नहीं कर रहे। जो गुज़िश्ता दिनों हुआ है शहर में बारिश के बाद, और जो उसके बाद बयानात आए हैं, मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूँ कि ये झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। इतने इख्तियारात हैं कि नालों की सफाई हो सके, इतने इख्तियारात हैं कि कचरा उठ सके, इतने इख्तियारात हैं कि मेंटेनेंस हो सके। सिटी मेयर के अपनी कही हुई बात के मुताबिक 10 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आए हैं, 15 अरब रुपए कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आए हैं, और सिटी को सिंध हुकूमत कहती है कि 45 अरब रुपए हमने दिए हैं। अगर मेयर की बात मान ली जाए कि 15 अरब रुपए, तो डिस्ट्रिक्ट एडीपी का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता, और डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे आप तनख्वाहों में, गाड़ियों की खरीद फरोख्त में,
اور آپ آفس کے فرنیچر میں استعمال نہیں کر سکتے. وہ پیورلی پیسہ ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے اور 2 کروڑ کا اس پہ ٹینڈر ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ ADP کے ہر پروجیکٹ کا. تو 15 ارب کا مطلب ہے 750 کراچی میں 2-2 کروڑ کے نئے پروجیکٹس ہونے چاہیے. 750 نئے پروجیکٹ. یہ ان کے اپنے میئر کے اپنے بیان کے مطابق مجھے کوئی 7 پروجیکٹ دکھا دے کراچی میں, 7 پروجیکٹ دکھا دے. 750 پروجیکٹس ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے. ان تمام لوگوں کے ناموں کو ECL پہ ڈالنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو لوگ ہیں شہر کے کرتا دھرتا ان کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کو حساب دینا چاہیے. ان کے پاس جو اختیارات اور وسائل آئے ہیں ان کا کہاں استعمال ہوا ہے, کیسے استعمال ہوا ہے. یہ بھاگنے نہ پائیں. ان کو گرفتار ہونا چاہیے, ان کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے, اور ان کو یہ جو لوگ مر رہے ہیں, جو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, ان کی تباہی کا ان سے حساب لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم سندھ کی تقسیم نامنظور. جب کراچی سے کوئی آواز لگاتا ہے یا MQM والے یا کوئی اور آواز لگاتے ہیں تو کیا جب اپنی نااہلیوں پہ MQM آواز لگاتی ہے کہ ہم سندھ کے 2 ٹکڑے کریں گے, تو سندھ حکومت کہتی ہے کہ سندھ کی تقسیم نامنظور. ٹھیک بات ہے, ہم نے بھی جا کر لاڑکانہ میں جلسہ کیا. ہم نے کہا بھائی ہم بھی سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے. ہمیں بھی سندھ کی تقسیم نامنظور ہے. ہم نے یہ بات کی. ہم نے کہا جو ہمارے سندھی بھائی جس بات پہ راضی ہوں گے ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں. لیکن جس طرح سے جو سندھ کی حکومت سندھ کی تقسیم کو نامنظور کہہ رہی ہے, وہی سندھ کی حکومت کراچی کو تقسیم کر رہی ہے ڈسٹرکٹس میں. کراچی ایک ڈسٹرکٹ ہے ہمیشہ سے, اور اس کے نیچے جو تقسیم ہونی ہے وہ ٹاؤنز میں ہونی ہے. لیکن کراچی کو 6 کراچی بنا دیا, 6 ڈسٹرکٹ بنا دیا. اب جو ہے وہ اور ڈسٹرکٹس بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ کراچی کی تقسیم ہے. کراچی کی جو دنیا میں کوئی بھی شہر 600 میں نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی شہر کے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس نہیں ہوتے. لندن چلے جائیں, نیو یارک چلے جائیں, استنبول چلے جائیں, شنگھائی چلے جائیں, ایک شہر ہوتا ہے. کراچی کے انہوں نے 6 شہروں میں تبدیل کر دیا آج, اور مزید کرنے جا رہے ہیں. یہ کراچی کی تقسیم ہے. تو جس طرح سے سندھ کی تقسیم نامنظور ہے, ہم اس کے دائی ہیں, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. اس طرح سے کراچی کو بھی تقسیم کرنا نامنظور ہے. کراچی کی تقسیم نامنظور ہے, اور اس تقسیم سے پاکستان کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے. آپ نے سارے کراچی کے ڈسٹرکٹ کی جو سینٹٹی تھی آپ نے تباہ برباد کر دیا. صرف اور صرف اپنی تعصب کے اینک کو پہن کر آپ نے سارے کام کر رہے ہیں. آپ لسانیت کی بنیادوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور آپ فیصلے کر رہے ہیں. کوئی کام نہیں کر پا رہے تو کیا کام کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خیبر پختونخوا سے لا کر کسی صاحب کو DC لگا رہے ہیں. یہ کام ہے. جناب اس وقت مصطفیٰ کمال بات کر رہے تھے کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے, لیکن ایک بات جو انہوں نے بڑی زبردست کہی وہ یہ کہ کراچی رقبے کے لحاظ سے تو ویسے دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے, لیکن کراچی میں ایک ایسی چیز ہے جو اسے باقی تمام شہروں سے الگ کرتی ہے, اور وہ یہ کہ کراچی سے بڑے جتنے شہر ہیں, چاہے وہ ٹوکیو ہو یا کوئی دوسرا شہر ہو, اس میں ڈسٹرکٹس نہیں ہوتے, اس میں ٹاؤنز ہوتے ہیں, اور یہ بات کراچی کو باقی شہروں سے الگ کر رہی ہے. بالکل جی. اور ابھی ایک اہم خبر کے والے سے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فقہ سربراہ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان کو کراچی میں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی تعینات کرنے پر اب ایک نئی سیاسی بحث چھڑ گئی ہے. حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ مولانا کے بھائی کو ڈیل کے ٹوکن کے طور پر DC لگایا گیا ہے اور تعیناتی توہین عدالت ہے. سندھ میں جعلی ڈومیسائل کے ساتھ جعلی DC آ گئے ہیں اور KP حکومت ضیاء الرحمان کو واپس بلائے. ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے پاس ان سے اچھے افسران ہیں. کیا کہا حلیم عادل شیخ نے, آپ کو سنواتے ہیں. اسلام آباد کی طرف مارچ ہوا تھا, آزادی مارچ نکلا تھا, اس کے پیچھے خفیہ فنڈنگ تھی. اب دوبارہ دھرنا ہونے جا رہا تھا. بلاول صاحب نے کہا تھا ہم نکلیں گے, ہم دھرنا دیں گے, ہم اسلام آباد بند کریں گے, ہم انہیں نکال پھینکیں گے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے کراچی. پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان CBM کے طور پہ ایک DC کا تحفہ دیا گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے اوپر ہم اپیل میں بھی جائیں گے. ہم اپیل کرتے ہیں KP حکومت سے کہ بھائی اس افسر کو لے کے چلے جائیے اپنے پاس. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ ایکشن نہ لیا قانون کے مطابق تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے.
सिंध हुकूमत ने उन्हें ताहुक्म सानी डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात भी किया है, जबकि साबिक डीसी वस्ती फरहान गनी का तबादला करके उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है। और इस तैनाती पर पीटीआई के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी सख्त एतराज़ात उठाए गए हैं। फिरदौस शमीम नकवी के बकौल एक तरफ सिंध हुकूमत सूबे में सूबाई डोमिसाइल पर गैर कानूनी नौकरियों के मामले की तहकीकात करने का दावा करती है, तो दूसरी जानिब लोगों को दीगर सूबों से लाकर सियासी मफादात के लिए तैनात किया जाता है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत के बकौल इसे ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो अफसरान को सूबे में जहाँ चाहें तैनात करें। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंवर नवीद साहब और हलीम आदिल शेख साहब। पहले मेरे ख्याल में हलीम आदिल शेख साहब से रब्ता करते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। बयान तो उनका चला ही चुके हैं। हलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तैनात किया गया है ज़ियाउर रहमान साहब को, वो इससे पहले डीसी खुशाब भी रह चुके हैं। एतराज़ है क्या पीटीआई का डीसी सेंट्रल तैनात करने पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सिंध में हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं कि कोई नॉन कैडर ऑफिसर कैडर पोस्ट पर तैनात नहीं हो सकता। डेपुटेशन आपको याद होगा जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी का मशहूर केस, जिसके अंदर यहाँ आपने देखा होगा पता नहीं सिंध गवर्नमेंट में किस किस को उन्होंने इसमें प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के तहत डीसी एसी न जाने क्या क्या लगा दिया था, उन सबको वापस भेजा गया था। इशू ये है कि ये जो मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब हैं, हमें किसी के ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, उनके मौलाना होने पर एतराज़ नहीं है, उनका फजल रहमान साहब का भाई होने पर एतराज़ नहीं है। हमें इशू ये है एक नॉन कैडर ऑफिसर जो कि पीटीसीएल के में डीप इंजीनियर थे 18 ग्रेड के, जब 1973 के आइन के मुताबिक जब उनकी गवर्नमेंट थी केपी में एमएमए की, उस वक्त इनको उन्होंने पीएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में पीएमएस में जन किया था। उसके बाद गैर कानूनी तरीके से ही चलते रहे। फिर 2000 और डीसी भी रहे, डीसी चकवाल थे, इन्होंने पीटीआई वालों को चुन चुन के धरने के दौरान जुमा किया था। आप चेक कर लीजिए, हिस्ट्री चेक कर लीजिए, इन्होंने वहाँ डीसी की तरह एक्ट किया था या एक सियासी मुखालिफ की तरह एक्ट किया था। ऐसा तो नहीं हो रहा हलीम आदिल शेख साहब कि चूंकि जब वो चकवाल में या खुशाब में जब डीसी थे तो तब उन्होंने पीटीआई के एहलकारों को या जो जलसा कर रहे थे उनको वो पकड़ा था, शायद इस वजह से पीटीआई जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा? इजाजत दीजिए, प्लीज। अगर प्रोफेशनल ऑफिसर होगा ना, एक कैडर पोस्टिंग पे होगा, उसने अपने डिप्टी का एसी बनने से पहले कोर्सेज किए होंगे, या डीएमजी होगा या पीसीएस होगा, उसको पता होगा कैसे डील करना है। इसको पता ही नहीं हो तो डंडे ही मारेगा ना बेचारा। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जब उन्हें सिंध ने रिक्वेस्ट किया कि हमें एक केपी का प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का बंदा सिंध में चाहिए, सिंध में बड़े अच्छे कैडर ऑफिसर्स मौजूद थे, उनको सिंध लाया गया। लाजिम बात है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर रिक्वेजिशन देती है तो फेडरल गवर्नमेंट को उस सूबे से लेकर देना पड़ता है, ये होता है एक वास्ता। और इधर लाकर आराम से वो आ गए थे, ठीक है, कहीं साइड पे लगा देते, कहीं कुछ करते थे, अपने किसी सिस्टम में लगा देते, हमें एतराज ना होता। लेकिन डिप्टी कमिश्नर एक कैडर पोस्ट है और गैर कानूनी गैर आईनी काम अगर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुताबिक होगी, मतलब सिंध के अफसर्स तो नॉन कैडर हलीम साहब, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये एक गैर आईनी इकदाम है और इसके खिलाफ अब आप लोगों ने अदालत जाने का भी फैसला कर लिया है? देखिए, हमें उम्मीद है कि हम तो अपील करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि इनको इनके सूबे में भिजवाया जाए, और इनके सूबे से कहते हैं कि पहले ही आपको अफसरान कम होंगे बहुत सारे, इनको लेकर इनको टीएनटी में भिजवाएं, क्योंकि हम इंसाफ की गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ है। और नहीं, कम से कम नहीं, अगर नहीं होगा तो चूंकि हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, हम सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे और वह चैलेंज करेंगे कि ये ऐसे ऑफिसर मतलब जाली डोमिसाइलों का आपने सुना, जान भर के लाके भर्ती कर दिए गए। और इशू ये है कि इनको पॉलिटिकल, देखिए, सरकारी मामला को सियासी मामला से अलग होना चाहिए। मेरा जो इशू है, पीटीआई का जो इशू है, इनको धरने की डील के टोकन के तौर पे मौलाना साहब आए, एक होता है ना सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे, चलो जी आपका डीसी तो पहले लगाते हैं ना, सरकारी मामला खुदा के लिए उनको सरकारी रहने दें, अफसरान को प्रागंदा ना करें, पॉलिटिकल इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, पुलिस सर्विसेज को, इसको सियासी मतलब पॉलिटिसाइज ना किया जाए, जिसकी वजह से अब एक डीसी अगर एक धरने के एडवांस टोकन डील के तौर पे एक डीसी पोस्ट किया जाएगा। देखिए, पहले डील में परमिट मिला करते थे, मैं कहूँगा नहीं किस चीज़ के परमिट, ठेके मिला करते थे, ये मिला करता था, वो मिला कर, अब अफसर अगर लगेंगे तो कहाँ रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कहाँ हमारे, देखिए डीएमजी अफसर आ जाए। मुझे ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि मेरिट पे आना चाहिए और मेरिट पे बात होनी चाहिए, और इस हवाले से हाई कोर्ट के अदालत के
آرڈرز بھی موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ قانون بہرحال اپنی جگہ پر ہے. وہ قانون جو کہ الاؤ کرتا ہے کہ ڈیپٹی کمشنر کو کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لا کے تعینات کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سرکاری افسر کو تعینات کیا جا سکتا ہے. اس قانون کے حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ قانون نہیں ہے. دیکھیے یہ قانون 1973 کے آئین میں بھی نہیں، ڈیپوٹیشنسٹ کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا. دوسرا سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، کوئی بھی نان کیڈر افسر کیڈر پوسٹ پر نہیں آ سکتا. کئی صوبوں سے بلانے پہ آ سکتے ہیں لیکن کیڈر پوسٹ پہ نان کیڈر افسر نہیں جا سکتا. ہائی کورٹ آرڈر موجود ہے. کیونکہ آپ کا چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے نیکسٹ ٹھیک ہے، میں وہ آرڈر کی کاپی لے کر آ جاؤں گا. نیکسٹ ذمہ دار گریٹ علیم صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ آپ وہ ہمیں آرڈر کی کاپی دکھائیں تاکہ ہم اس بارے میں حوالے سے بات بھی کر سکیں. اب مجھے بتائیے گا کہ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کی درخواست چلی گئی ہے؟ دیکھیے ابھی تو دینے نہیں ملے. میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے چیف منسٹر صاحب پہ، اور اس کے بعد دیکھیے جب چیف منسٹر نے سی ایم ڈائریکٹرز پہ ان کو پوسٹ کیا گیا ڈی سی، جب وہ ڈائریکٹرز گئے چیف سیکرٹری صاحب کے پاس تو ہمیں ان کے آفس سے پتا چلا کہ انہوں نے لا منسٹری سے کمنٹس مانگے. تو لا ایڈوائزر صاحب آپ کو پتا ہے کون ہے؟ ماشاءاللہ ٹی وی بیٹھے ہوتے، انہوں نے بھی کہا بالکل جائز ہے. ایڈوکیٹ جنرل بھی جائز ہے. مطلب سارا سسٹم بڑا گندا ہو چکا ہے. ان سب نے جائز کر دیا، لیکن یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. ہم جب کورٹ میں جائیں گے تو پھر وکیل رکلا ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے؟ نہیں سندھ ہائی کورٹ میں کہ پہلے ہمارے امید کرتے ہیں ہمیں کہ انشاءاللہ ہمیں 1-2 دن میں کوئی ریلیف ملے گا کہ ان کو واپس بلایا جائے گا. ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے لیے عزت ہے. مولانا صاحب کے لیے بھی، فضل الرحمان صاحب کے لیے، ضیاء الرحمان صاحب کے لیے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر ذاتی اختلاف نہیں ہے، بات اصول کی ہے. بہت شکریہ علیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور باتیں کی. جناب اگر کسی کی تعیناتی ہونی ہے تو وہ پیورلی میرٹ پہ ہونی چاہیے، اور اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ شفاعت، اور یہ بات بہت زبردست بات ہے، اور یہ بات ہر محکمے میں لاگو ہونی چاہیے، ہر صوبے میں لاگو ہونی چاہیے. صرف اس کا سندھ تک ہی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ خیبر پختونخوا، پنجاب، ہر جگہ میرٹ پہ بات ہی ہونی چاہیے. اب جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت حسین صاحب سے، جو کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ نالاں بھی تھے اپنی گورنمنٹ سے، اور وہ استعفیٰ دینے کے لیے بھی جا رہے تھے. خیر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی استعفیٰ جو ہے وہ واپس لے لیا. تو پارٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سیریس لے یا نہ لے، وزیر اعظم عمران خان مجھے سیریس لیتے ہیں، میری حمایت کرتے ہیں، میری نیپرا کے لوگوں سے ملاقات بھی کرائی، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس جو ہے وہ کینسل ہونے والا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلیم عادل شیخ جیسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرا تھا. کیا کہنا تھا ان کو، آپ کو سنواتے ہیں. مجھے پارٹی سیریس لے یا نہ لے، مجھے عمران خان سیریس لے. حلیم عادل شیخ جیسے لوگوں کو میں منہ بھی نہیں لگاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عمران خان جیسے لیڈر کی حمایت حاصل ہے اور وہ میرے ساتھ ہے. تو میں لینڈ گریبرز میں منہ لگتا بھی نہیں. ویسے عمران خان نے مجھے سیریس لیا ہے، اور اتنا سیریس لیا ہے کہ خان صاحب نے میری نیپرا کے لوگوں سے میٹنگ کرا کر میرے پاس KSC کو معطل کرنے والی اطلاع موجود ہے. ان کا لائسنس کے الیکٹرک کا سسپینڈ ہونے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور کامیابی ہے. خود بھی امیدوار بننے والوں بلدیاتی امیدوار. اطلاعات موجود ہے جی عامر لیاقت حسین صاحب کے پاس کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل ہونے والا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیسے انفولڈ ہوتی ہے سچویشن. آگے چلتے ہیں اور اب آپ کو واپس لے کے آتے ہیں کراچی، اور کراچی میں آپ کو لے چلتے ہیں سپر ہائی وے. بالکل جی، سپر ہائی وے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو ہے وہ اس وقت لگی ہوئی ہے، اور اب اس کے اوقات کار میں کو وضع کر دیا گیا ہے کہ اس کی ٹائمنگز کیا ہوگی. تو منڈی کو اب صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک جتنے بھی لوگ ہیں، آپ نے جو قربانی کا جانور لینا ہے تو آپ اس ٹائم سپین میں، آپ کے پاس پورے کے پورے 12 گھنٹے موجود ہیں. آپ اس ٹائم سپین میں جائیں، اپنا جانور خریدیں اور واپس آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ 7 بجے کے بعد سپر ہائی وے کا رخ نہ کریں. اور سپر ہائی وے کی منڈی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شام 7 بجے کے بعد کسی بھی شخص کو مویشی منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی آئے گا تو ہم اس کو وہیں سے لوٹا دیں گے. مویشی منڈی انتظامیہ NCOC کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور منوان حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی. یہ واضح رہے کہ NCOC کے اجلاس میں ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے مویشی منڈیوں کو شام 7 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور یوں بھی بارش کے بعد منڈی میں جو حالات تھے آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے کیچڑ اور پانی ہی پانی تھا، اور خود وہاں پہ جو موجود جانور تھے وہ کھڑے پانی میں موجود تھے، اور ایسے موقع پہ جانوروں کو کھروں کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. شکر ہے ایسے کوئی فلڈنگ کی کوئی سچویشن وہاں پہ نہیں ہوئی. کل انفیکٹ ایک اور بھی بڑا عجیب سا انسیڈنٹ ہوا. عجیب سا تو کہنے میں افسوسناک سے واقعہ ہوا کہ جب ایک 17 سالہ لڑکا جو کہ منڈی میں جانور خریدنے گیا تھا،
وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے یہاں پہ فوت ہو گیا. اور اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ اس لیے بھی پیش آتے ہیں کہ جب بھی بارش کا موسم آتا ہے, ہم ظاہر ہے چونکہ یہ ایسا پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں, ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے, تو ظاہر ہے اس میں ہر احتیاط نہیں برتی جا سکتی. اسی حوالے سے جناب ہمارے ساتھ موجود منڈی کے ترجمان یاور چاولہ صاحب, پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اب ذرا یہ بتا دیجئے کہ اوقات کار جو ہیں وہ منڈی کے, ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی مویشی منڈی کے بزنس پہ فرق پڑے گا؟ بہت شکریہ باخبر سویرا کا, آپ کے چینل کا, کہ پہلے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ یہاں سے کروں گا کیونکہ آپ نے ایک بچے کی خبر دی جو 17 سال کا بچہ منڈی گیا تھا جانور لینے کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں نگیٹ کر دوں اس خبر کو. یہ اس منڈی میں مویشی منڈی سوراب کوٹ پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. میں اس رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, نہ کوئی جانور کا انسیڈنٹ اور نہ ہی کوئی انسانی زندگی کا کوئی انسیڈنٹ, نہ کسی جانور کے مرنے کا انسیڈنٹ, نہ کوئی بجلی کے کرنٹ کا انسیڈنٹ. اور یہ آپ میری بات کو تمام, کیونکہ سوشل میڈیا پہ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں. مویشی منڈی کے حساب سے بات ہو رہی ہے, اسپیسیفکلی سپر ہائی وے منڈی کی بات نہیں, مویشی منڈی کے حساب سے کل ایک انسیڈنٹ سامنے آیا تھا. لیکن آپ نے اچھا کیا, آپ نے اس کو اچھی بات ہے آپ کیا. نے. اور اب مجھے بتائیے کہ بزنس کے حوالے سے کہ جو ٹائمنگز ریسٹرکٹ کیے گئے ہیں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں, ٹائمنگ کے ریسٹرکٹ ہونے سے عوام پریشان ہے جن کو یہ پرچیزنگ کرنی تھی سنت ابراہیمی کے لیے. بیوپاری پریشان ہے کیونکہ وہ ایک لاکھوں کی کروڑوں کی انویسٹمنٹس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, اور کراچی والوں کے لیے انہوں نے یہ تمام جانور لے کر آئے تاکہ وہ سنت ابراہیمی ادا کر سکیں. اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے, لیکن ہمیں کیونکہ حکومتی احکامات کو ترجیح دینی ہے, حکومتی احکامات کو امپلیمنٹ کروانا ہے, لیکن ہم ساتھ ساتھ بیوپاری اور تمام عوام کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل اپنے رائٹس پہ ہیں, وہ بالکل ان کا شو کرنا بالکل جائز ہے. ہم ان کی بات ارباب اختیار تک, اوپر ٹاپ مینجمنٹ تک, ٹاپ گورنمنٹ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اس پہ ابھی بھی ان 4 دنوں میں کوئی ڈیسیجن لیں اور 24 گھنٹے اس منڈی کو کھولیں اور عوام کو سہولت پرووائڈ کریں. اچھا, اس کے علاوہ چاولہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بولا کہ 12 گھنٹے ان کے لیے ناکافی ہیں کیونکہ 4 اب دن مزید رہ گئے ہیں بقرہ عید کو, تو مزید جو بیوپاری ہیں آپ پتہ بھی چلا جاتے ہیں ویری انہیپی, اور کیا مطالبات ہیں ان کے ایسے جو کہ آپ جانے کے ارباب اختیار تک پہنچے؟ دیکھیں, اگر آپ 24 گھنٹے کی منڈی کو, کیونکہ دن اور رات یہ ایک واحد منڈی, میں نے شروع میں جو آپ کے بچے والی خبر پہ مویشی منڈی کے نام رش بھی بڑھے گا کافی. جی بالکل, میں نے وہ کیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایشیا کی لارجسٹ منڈی ہے جس کو دنیا دیکھ رہی ہے, تمام انٹرنیشنل چینلز اس کو کیچ کریں. تو جیسے ہی ہم مویشی منڈی کا ذکر کرتے ہیں تو کراچی کی بڑی منڈی کا یہی ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وہ اس پہ کام کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ SOPs کو ہم اچھے سے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں اگر ہمارے ٹائمنگز بہتر ہوں گے, اور عوام کو بھی سہولت اسی بات کے اوپر ہے کہ وہ ٹائملی اپنے اس کو جانوروں کی خرید و فروخت کر سکتی ہے. اچھا چلیں جی, اچھی بات ہے. اب یہ بھی بتا دیجیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ظاہر ہے جو دفاتر میں کام کر رہے ہیں وہ تو 5 ساڑھے 5 بجے تو دفاتر سے برآمد ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ منڈی تک پہنچیں گے تو ویسے ہی 7 بج چکے ہوں گے. تو کیا کوئی ایسی کوئی سہولت آپ کی بات ہوئی ہے کہ ویکینڈ پہ تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینڈ رکھا جائے یا کچھ ایسا کچھ؟ اب تو بس ویکینڈ بھی نہیں ہے کیونکہ ویکینڈ تو خیر ہے نہیں, اب ایک ہی. یہ تو لاسٹ ویکینڈ تھا ہمارا, آج منڈے ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو گیا, اور پھر لوگوں کے کام. اور کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہمیں ایک ہی چھٹی دی ہے عید کے لیے, وہ آپ کو پتا ہے کہ 1 دن پہلے کی چھٹی ہے, تو پھر آپ کے چینل کے توسط سے آپ گورنمنٹ سے اس بات پہ وہ ہم کر سکتے ہیں, عوام کی بات کو پہنچا سکتے ہیں, بیوپاریوں کی بات کو پہنچا سکتے ہیں, ارباب اختیار SOPs کو مانیٹر کروا سکیں اور عوام کو بھی سہولت پرووائڈ ہو سکے. صحیح, بہت شکریہ جی. چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بات واقعی بہت ذرا کہ بہت سارے وہ لوگ جو کہ نوکری پیشہ افراد ہیں, وہ جب صبح دفتر جاتے ہیں اور دفتر سے واپسی پہ ان کو گھر آتے آتے 6 بج جاتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ مویشی منڈی کا جو کہ سپر ہائی وے پر موجود ہے وہاں تک جائیں گے, بائی دا ٹائم دل ریچ دیئر تو مویشی منڈی تو بند ہو چکی ہوگی. تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ بھئی وہ قربانی کا جانور کیسے لیں. تو میرے خیال سے ایک مشورہ تو ہم ان کو بھی دیں گے کہ جہاں ٹیکنالوجی شفاعت اب اتنی فلرش کر رہی ہے تو وائی ناٹ گو ڈیجیٹل, مطلب آپ ڈیجیٹل ہو جائیں. آپ بھی ڈیجیٹل ہو تو جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو بکرے کی تصویر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ نیچے 55,000 روپے کا بل بھی بھیجتے ہیں, وہ ظاہر ہے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور بہتر یہ ہے کہ میرے خیال میں حصے ڈال لیے جائیں,
क्योंकि मस्जिद तो जो सामने वाली है वो तो हर वक्त ही खुली हुई है। चले बैल में गाय में हिस्से डाले जा सकते हैं, बकरे में हिस्सा आप कैसे डालेंगे? एक बकरा 90 जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसमें सब हिस्से होते हैं, उसमें गाय बड़े जानवर की भी होते हैं और छोटा जानवर भी होता है। 90 हज़ार का बकरा बड़ी ज्यादती की बात है। खैर जी, छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हम यहीं पर मौजूद है आपके साथ, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मंडी की, कराची के इलाके में, और अब बिल्कुल जनाब ईद कुर्बान का आखिरी हफ्ता है, तो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम क्या होंगी। ये मामला आज कल कानूनी हलकों में खूब ज़ेर बहस है और मुसव्वदे की कॉपी AIY न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें हुकूमत की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलासत में तौसी के हवाले से तजवीज़ भी दी गई है। मुसव्वदे की रूह से ट्रायल एहतसाब अदालतों से फौजदारी अदालतों को मुंतकिल होगा। अवामी ओहदा न रखने वाले ताल्लुक़ वाले शख्स पर इतलाक़ नहीं होगा, जबकि अवामी ओहदेदार के ख़िलाफ़ मनसूबे में कवायद की बेकायदगियों पर भी इतलाक़ नहीं होगा। इसी तरह अवामी ओहदेदार के ज़ेर किफ़ालत या बेनामी दार पर जो फ़वायद उठाने का है वो उस पर भी इतलाक़ होगा। और मुजव्वज़ा कवानीन में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की भी तशरीह की गई है। ये मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी कानून साजी में अपोजिशन को मुशावरत के लिए पेश कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह ने कहा है कि चेयरमैन नैब का मुकदमा निपटाने से मुतालिक बयान नाअहली का एतराफ़ है। नैब ने अपोजिशन रहनुमाओं पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, कुछ साबित नहीं कर सकी। उधर खाफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ये कहते हैं कि मून सलाही ने नैब के इल्ज़ामात की वजाहत कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ी अरबों रुपए के सिफर मुझे बता दें ताकि मैं उस पर वजाहत कर सकूं। मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि हमने किसी इदारे से कभी कोई कर्ज मुआफ़ नहीं कराया। और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम का मकसद क्या है और इसमें क्या बुनियादी तब्दीलियाँ हैं जो कि मुतवक्किल हैं? देखिए, ये जो नैब के मुजव्वज़ा तरमीम हुकूमती साइड से हमारे सामने सरफेस करके आई है, मुझे तो लग रहा है कि ये नैब कवानीन को या एहतसाबी अमल को या नैब में जो कमज़ोरियाँ हैं, पर्टिकुलरली अब जो हालिया एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब की, ये उसके बरक्स आ गई है। ये मुजव्वज़ा तरमीम और ये तरमीम ऐसे आनी चाहिए थी कि उस जजमेंट को सामने रखा जाता और उसमें जो कमियां, जो गलतियां या नैब जो डेविएशन कर रही है, नैब किस अंदाज से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करती है, किस अंदाज से नैब में जो पावर्स हैं वो जाके नैब के अपने कवानीन के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, तो उनको एड्रेस करने की बजाय इसमें ज़्यादातर तरमीम तो ये है कि जी चेयरमैन की आप मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंडेबल कर दें, प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, उन्हें एक्सटेंशंस दी जा सकती हैं, डिप्टी चेयरमैन को दी जा सकती हैं। भाई मेरे, इन तरमीम से अवाम को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? वो लूटी हुई रकूमात, वो इस मुल्क में जो करप्शन का नासूर है, उसको मज़ीद जड़ से उखाड़ने के लिए आपने तरमीम करनी थी। आप चेयरमैन को नवाज रहे हैं, आप प्रोसिक्यूटर जनरल को नवाज रहे हैं, जबकि जो असल चीज़ है आपने देखना है कि कौन सी तरमीम चाहिए कि जिसमें जल्दी से जल्दी मुकदमात जो उनसे हैं वो अपने हतमी तक पहुँचे, नतीजे तक पहुँचें, जिसमें जो उनसे है कि लूटी हुई रकूम चाहे बैरून मुल्क है या पाकिस्तान में है, कवानीन में ऐसी तरमीम कीजिए कि वो जल्द से जल्द इस मुल्क का लूटा हुआ आपका हमारा पैसा। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है वापस आए, ना ये कि चेयरमैन के इख्तियारात बढ़ जाएं या इंक्वायरी अफसर का जो है वो डेजिग्नेशन चेंज हो जाए और मुकदमात जो हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सही निशानदेही की कि खुद कहा था कि जनाब जस्टिस मकबूल बाक़िर की उस फैसले में कहा गया था कि जी एहतसाब अदालतों में इजाफा किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने भी उसकी तायीद की थी। अब एहतसाब अदालतों में तो जो है इजाफा नहीं हो रहा, अलबत्ता मुकदमात एहतसाब अदालतों से फौजदारी अदालतों में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या तरमीम होनी चाहिए कि जिसके तहत जो पैसा है, जो लूटा हुआ पैसा है और वो लोग जो कि करप्शन के ज़रिए अपने असासे बनाते हैं, उन पे हाथ डाला जा सके?
देखिए अभी जैसे मैंने बात की हुकूमत और अपोजिशन को हम देखते हैं तो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब दोनों की जो क़यादतें हैं, उधर आप बिलावल भुट्टो को देखिए, जरदारी साहब को देखिए, इधर नवाज शरीफ को देखिए, मरीम बीबी को देखिए, उसके बाद शहबाज शरीफ को देखें, और उसके बाद उनकी सेकंड टियर की जितनी भी लीडरशिप है दोनों साइड की, चाहे खुर्शीद शाह हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, दूसरे हों, वो एक्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हों, तो ऐसी सूरत अब्बासी साहब, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन कैसे चाहेगी कि नैब के कवानीन को मजबूत किया जाए। इसी तरीके से हुकूमत में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भी नैब के केसेस हैं, और उन्हें पता है कि अगर आज हम इसे मजबूत कर देते हैं तो कल कोई हमारे ख़िलाफ़ भी केसेस खुलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट से ये तवक्का रखनी कि वो नैब के या एहतसाबी अमल को किसी अंदाज में सख्त करेगा, ये दुरुस्त नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा इन हालात में। तो बेहतर ये है कि नैब के कवानीन जिस पोजीशन में हैं, अगर उस पोजीशन में भी इसको सही अंदाज में चलाया जाए, आप नैब के अदारे को रीस्ट्रक्चर करें, नैब को ज़्यादा एक्सपर्ट्स लेके आएँ, वाइट कॉलर क्राइम के ऐसे लोग लाएँ कि जो जानते हों, और अगर नैब के अंदर पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं उन्हें साइड पे कीजिए। तो बात नैब ये के है अंदर कि जो अगर पॉलिटिकल एफिलिएटेड लोग हैं उनको साइड पे करें। अबिया जी, राजा अमर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और उनसे एक अहम मामले के हवाले से बात कर रहे थे। अब एक सानहे के हवाले से बात करते हैं। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इस शेर के खालिक और तंज़ो मज़ाक के नामवर शायर प्रोफेसर इनायत अली ख़ान कल कराची में इंतकाल कर गए, और मरहूम की उम्र 85 बरस थी, और कई माह से हमने देखा कि वो बीमार भी थे। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट देखें फिर इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बड़ा नुकसान है जनाब, बहुत बड़ा। उर्दू अदब के लिए और ख़ास तौर पे मज़ाह के लिए। इस माशरे में वैसे ही मज़ाह की बर्दाश्त कम होती जा रही है, और नायद अली ख़ान साहब उन शख्सियात में से थे क्योंकि बिलाशुबा इस माशरे को किसी न किसी हद तक बर्दाश्त की जानिब ले जा रहे थे। बिल्कुल सी बात। और मुझे तो मैं बड़ी खुशकिस्मती में इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ कि मेरे इस साल 2 दफ़ा उनसे मुलाकात भी हुई, मैंने उनका मुशायरे भी अटेंड किया, और दिल से हमेशा दुआएं निकलती थी कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। खैर वो हमें नहीं रहे, बहुत बड़ा लॉस है। इसी वाले से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हकीम नासिर साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर साहब, नो डाउट मतलब, और ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनका बच्चे से लेके जवान बूढ़े हर कोई इनके फ़ैन थे। कितना बड़ा लॉस है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया। दरअसल उर्दू अदब में जो अकबर इलाहाबादी साहब ने एक सिंफ तय की थी, हालात हाजरा पे गुफ्तगू और हालात हाजरा और मतलब समाज माशरती रवैयों पर, ये गालिबन इनायत अली ख़ान मेरे उस्ताद मोहतरम वो दूसरे आदमी थे, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। जिस तरह आपने उनका जो है वो शेर पढ़ा कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो आप ये देखिए कि उनके यहाँ पर तंज़ो मिज़ाज की तमाम असनाफ़ पाई जाती हैं, और वो कादिरुल कलाम शायर थे मेरे उस्ताद मोहतरम। नात हो या हमद हो, गज़ल हो, तंज़ो मिज़ा हो, बच्चों का अदब हो, मतलब वो हमागीर शख्सियत के मालिक थे, और ये एक अजीम लॉस हुआ है। 4 मिसरे में उनकी नज़र करता हूँ। वो मर्द हुर थी जिसकी हिकायात की निगाह, वाह, वो मर्द हुर थी जिसकी हिकायात की निगाह, थी जिसकी शायरी में रवायात की निगाह, वाह, थी जिसकी शायरी में रवायात की निगाह, मुल्के अदम चले हैं इनायत अली खां, उफ डालेगा कौन हम पे इनायत की निगाह। वाह 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 वाह, मुल्के अदम चले हैं इनायत अली खां, उफ डालेगा कौन हम पे इनायत की निगाह। और वो जब वो मिज़ा में आते हैं, वो आखिर अपने घर का हो गया ना। अब देखिए उनका अंदाज भी जो है ना वो इस कदर बेहतरीन, ऐसे ही बोलते हैं। आपको शायरा याद है, फराज साहब सामने बैठे हुए थे, फराज साहब की बेगम सामने बैठी थी, और जाना उन्होंने कर दी थी कि सारी खूबानियां खा ली, मुझे गुठली भी ना दी, इतने कंजूस तो होते नहीं खूबां जाना। तो अपने अंदाज में बिल्कुल मुनफरिद और बड़ी दिलनवाज शख्सियत है, लेकिन मुआशरे में
اوور آل مزاح ختم ہوتا جا رہا ہے, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہاں یہ برداشت جو ہے وہ واقعی ختم ہو رہی ہے. لیکن عنایت صاحب نے جو جس انداز میں مطلب مزاح کو ترویج کیا اس میں مٹھاس بھی تھی, وہ مگر شوگر کوٹیڈ جو ہے کونین کی گولی اس انداز میں دیتے تھے کہ نکلنے کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ شخص کیا بات کر رہا ہے. بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا مزاح بھی تھا کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سچویشن پولیٹیکل سچویشن بھی چینج ہوتی تھی تو ان کی شاعری بھی اسی رنگ میں ڈھل جاتی. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. میں یہ جیسے عید ہے اس پہ ان کا یہ کہ عید آئی ہے مگر کس کے گھر عید آئی ہے, یہ ان کا انداز ہے. عید آئی ہے مگر کس کے گھر نیند آئی ہے, اس کے گھر نیند آئی ہے جو عید پہ گھر آتا ہے, اس پہ گھر آئی ہے جو عید پہ گھر آتا ہے, اور امارات کی سوغات پہ اتراتا ہے, اور امارات کی سوغات پہ اتراتا ہے, جو بھی گھر آئے اسے شوق سے دکھلاتا ہے, کام پوچھو تو بتاتے ہوئے شرماتا ہے. یہ ان کا انداز. اور وہ ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا تھا کہ مطلب ورلڈ کپ میں انہوں نے کیا عمدہ بات کی تھی کہ اب یہ زبان زد ہو گیا ہے, یعنی ضرب المثل کے طور پہ کہ زبان پر جب مریض ہجر فریاد دلی لایا, زبان پر جب مریض ہجر فریاد دلی لایا, وہ پورے غم سے یوں تڑپا ناصر کو ترس آیا, زمین سے آہ اٹھی اور فلک نے خون برسایا, اثر تو چارہ گھر پر بھی ہوا لیکن یہ فرمایا ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے تو اس کے بعد دیکھیں, ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے اس کے بعد دیکھیں, کیا بات دیکھیں گے. اور بلا شبہ حکیم صاحب بڑا ایک بڑا نقصان ہے, اور نہ صرف, اور ہم میرے خیال میں شاید اس لیے خوش نصیب تھے کہ ہم ان کے دور میں زندہ تھے, اور ان کے جانے کے بعد جو خلا ہے وہ پورا ہوتا دکھائی تو نہیں. ہر بڑے آدمی کے جانے کے بعد وہ خلا تو پورا جو ہے نا پر نہیں ہوتا, اور ہم نے جو کچھ ان سے سیکھا ہے بحیثیت استاد وہ مطلب ہمارے لیے ابھی ناکافی ہے. مطلب ہم تو طفل مکتب ہیں بالکل, لیکن ایسی بات جو کہ ہم نہ جانتے ہوں. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ شاعر ہونے کے علاوہ ایک انتہائی بہت بلیغ نظر اور انسان دوست تھے. میں اپنا ہی واقعہ بتاتا ہوں, بہت مختصر سا ہے کہ 2014 میں ہیپاٹائٹس کا شکار ہوا, ان کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انٹرفیرون کیوں نہیں لگوایا. میں نے سر کچھ معاملات ہیں میرے. تو دوسرے دن ان کا میرے پاس فون آیا, کہنے لگے میاں صاحبزادے اپنا بینک اکاؤنٹ بتائیے. میں نے استاد کیوں؟ وہ میرے پاس وہ 1-2 لاکھ روپے پڑے ہوئے, وہ لے لیجیے اور یہ انٹرفیرون کا انجیکشن خرید لیجیے. میں رونے لگ گیا لٹرلی, اور میں نے کہا استاد بس بہت کچھ ہے, آپ میرے والد کی جگہ پر ہیں, وہ میں نے قبول نہیں کیا, لیکن وہ جب بھی ملتے تھے بیٹا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے انسان تھے, بہت بڑے انسان تھے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور بلا شبہ ایک بہت بڑا لاس ہے اردو ادب کے لیے, اور اسی میرے خیال میں ایک ماحول ایسا بن گیا ہے, مزید میرے خیال میں بات نہیں ہو سکتی. بالکل, اس لیے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اہم خبر شامل کرتے چلیں پنجاب سے, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ماضی میں ترقی صرف کاغذوں میں تھی. سردار بزدار کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت کاغذی کے بجائے عملی اقدامات پہ یقین رکھتی ہے. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ترقی زمین پر نظر بھی آتی ہے. انہوں نے کہا کہ پسماندہ علاقوں اور بڑے شہروں میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں. جنوبی پنجاب کے پسماندہ اضلاع کو ترقی کے سفر میں یکساں اہمیت دی گئی ہے. پنجاب حکومت 2 برس میں متعدد اسپیشل اکنامک زون پر کام بھی شروع کر چکی ہے, اور پنجاب حکومت بہت جلد بہاولپور میں خصوصی اکنامک زون پر کام شروع کر رہی ہے. جنوبی پنجاب میں مدر اینڈ چائلڈ کارڈیولوجی اور جنرل اسپتال بنا رہے ہیں, اور پنجاب کا کوئی شہر, قصبہ اور دیہات ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا. جی, اور اب آپ کو ملواتے ہیں 14 سالہ رائٹر سے جن کی کتاب آئی ہیڈ اے ڈریم آن لائن دستیاب ہے. اور کراچی کی دعا صدیقی نے تقریباً 14 سال کی عمر میں 13 برس کی عمر میں کتاب لکھنا شروع کی تھی, اور صرف 1 سال کے عرصے میں آپ کو بتاؤں بڑی زبردست دعا کی سپیڈ ہے جناب. دعا نے کوئی تقریباً 100 نظمیں تحریر کرنی ہے بھائی, 100 نظمیں, مطلب 1 2 3 نہیں, 100 نظمیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. اور اب یہ کتاب جو ہے اچھی بات یہ کہ امیزون پہ بھی دستیاب ہے, اور ہمارے ساتھ وقت خود دعا صدیقی موجود ہیں. السلام علیکم دعا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ لوگ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں, ہٹے کٹے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی آئی ہیو اے ڈریم, تو کس سے متاثر ہو کے لکھی؟ کیا اس کا جو آپ نے انسپریشن ہے وہ مارٹن لوتھر کنگ سے لی, یا آپ نے عمران خان صاحب سے لی, یا آپ نے خود ہی اپنے آپ کو انسپائر کیا؟
एक्चुअली मैं अपने आप से मतलब मैं हर नेचर की चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ और मोस्टली इस वजह से मैं हर चीज़ को लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकूँ और इसलिए मैंने फिर ये बुक लिखी। अच्छा, ये आई हैड अ ड्रीम, ये इस ड्रीम के हवाले से बताइएगा, क्या ड्रीम? एक्चुअली मेरा ख्वाब था बचपन से ही कि मैं एक फेमस हूँ या फिर एक बुक लिखूँ या फेमस ऑथर बनूँ, तो इसलिए आई हैड अ ड्रीम से ये मतलब निकलता है इसका। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपको स्कूल से असाइनमेंट्स मिलना शुरू हुई थी, क्योंकि अब तो आजकल स्कूल से भी असाइनमेंट्स दी जाती है ना कि आपने पोएम्स लिखनी होती हैं, तो स्कूल से असाइनमेंट मिली थी या फिर आपने खुद से लिखना शुरू किया? एंड कि पॉसिबल कैसा हुआ एक साल में 100 नज़में आपने लिखी? एक्चुअली मुझे खुद बहुत शौक था, तो मैं रोज़ बैठ के कुछ ना कुछ या टीवी में कोई प्रोग्राम लगाकर उससे इंस्पायरेशन लेती थी और मैंने ये लिखी है एक साल में, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगा और ये मैंने खुद से लिखी क्योंकि मुझे खुद शौक था, स्कूल का तो कोई ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं दुआ, वैसे आपने किन मौज़ूआत के बारे में लिखा है, किन चीज़ों को आपने एड्रेस किया है अपनी पोइम्स में? काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमैनिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, डिप्रेशन है और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, डिप्रेशन, आप 14 साल की उम्र में इस पे नज़में लिख रही हैं तो ये बहुत छोटी उम्र नहीं लगती आपको वुमेन एम्पावरमेंट और डिप्रेशन के हवाले से लिखने के लिए? मेरे ख्याल से कि हर बच्चा को अपनी एज से बढ़ के सोचना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसी फीलिंग्स दी हैं और इसी एज में। वंडरफुल। अच्छा दुआ, ये बताइएगा कि अभी आगे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि अपने आज जैसे आपने बोला ना यू वेरी गुड ऑब्जर्वर, अपने आसपास ऐसी क्या चीज़ें होती हुई देखने जिन पे आपको लगता है कि एक पोएम लिखना ज़रूरी है, और सिर्फ अंग्रेज़ी में लिखना है या आप उर्दू की तरफ भी आएंगी? मैं मोस्टली तो इंग्लिश में ही लिखूंगी क्योंकि मुझे इंग्लिश में लिखनी पसंद है, मगर मैंने अभी सोचा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पर बुक लिखूंगी। अच्छा, मुझे ये बता दो साथ में, क्योंकि आप इतना अच्छा लिखती हो, तो आपका कहीं ये भी ड्रीम है कि आपकी इन्हीं नज़मों को कोई गा भी दे तो खैर क्या ही बात हो जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, चले तो फिर ये हम दुआ करते हैं जी कि दुआ की जो दुआ है और दुआ की जो ख्वाहिश है वो कोई पूरी करे और अल्लाह करे कि आप एक बहुत बड़े सिंगर के लिए या किसी बहुत अच्छे जो है ना कंपोज़र के लिए आप अपनी पोइम्स लिखें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी इसमें। आगे चलते हैं जनाब। बिल्कुल जी। आज 27 तारीख है जनाब, सन 48 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर कश्मीर के उड़ी के इलाके में शहीद हुए थे और जंग कश्मीर के हीरो पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर जनाब कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद साहब, आज हमारे इनकी जो है ना आज हम बरसी मना रहे हैं और आज इनके जो यौम शहादत है और डेफिनेटली आज का दिन है अपने शोहदा को याद करने का। बिल्कुल शबाद, 72वां यौम शहादत उनका, और DGIS प्यार ने भी ट्वीट में कहा है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की नाकाबिल तस्खीर जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी और कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी बहादुरी का इस्तारा रहेगी। अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले क्योंकि बाहर पानी खड़ा हुआ है, करंट भी लग सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।